हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल काइनेटिक पार्ट 4। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के बारे में। हिंदी में कहें तो अपक्रिया का वेग नियम, यानी अपक्रिया का वेग नियम वास्तव में क्या होता है, या इससे आगे जो भी है इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि अपक्रिया का वेग नियम क्या होता है। किसी भी अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता व अपक्रिया के वेग के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को ही अपक्रिया का वेग नियम कहते हैं। एक बार लिख के आपको दिखा देते हैं कि किसी भी अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता व अपक्रिया के वेग के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को अपक्रिया का वेग नियम कहते हैं। अपक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक की सांद्रता के पावर n, जहां n, अब ऊपर लिख देते हैं इसको मिटा के, जहां n अपक्रिया की कोटि है। तो अभी तो हमने आपको कोटि नहीं पढ़ाया है, लेकिन आगे पढ़ाने वाले हैं। आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि अपक्रिया की कोटि होती है। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, और देखते हैं प्रूफिंग इसका कैसे होता है। ठीक है, माना, ठीक है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, ए से बी बनना है। ए से बी बनना है तो आपको पहले भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा दिया है कि जब t बराबर 0 होता है, ए मोल लेते हैं, ए मोल, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि जब समय 0 होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है। ठीक, तो अब जब समय t बराबर t हो जाता है तो यक्स मोल, ये अगर डिसोसिएट होता है, मोलर सांद्रता इसकी यक्स हो जाती है, तो ये कितना हो जाता है, a माइनस एक्स हो जाता है। अब हम जानते हैं कि dx अपान dt क्या है, अपक्रिया का वेग है, और ये, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता के, यानी a माइनस एक्स की सांद्रता के, कहां से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, जो कि हमने क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है। तो ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यही कहता है किसी भी अपक्रिया का वेग उसकी अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और ये समानुपाती का चिन्ह हो गया। और जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है के, ए माइनस यक्स, और जहां के क्या है, जहां के वेग स्थिरांक, क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो अब वेग स्थिरांक क्या है, इसी के बारे में, इसी की डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे हम लोग।
ठीक है, तो जैसे आप जानेंगे जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, मिटा के ऊपर लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो देखिएगा, ये आप पा गए कि dx अपान dt इक्वल टू भी आपको मिल गया, के ए माइनस एक्स मिल गया। यहां तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इतने में किसी को नहीं होने वाला। के क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई है। अब इसकी डिफिनीशन हमको चाहिए, इसी का डिफिनीशन तो आपको चाहिए कि वेग स्थिरांक की इकाई का ही डिफिनीशन हमने कहा था कि अब हम लोग बात करने वाले हैं वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक क्या होता है या इसके बारे में कैसे क्या होने वाला है, इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो अब इसी का डिफिनीशन चाहिए। तो अगर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं जब a माइनस एक्स इक्वल टू बी 1, देन या तब क्या होने वाला है, dx अपान dt इक्वल टू बी k। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जब अभिकारक की सांद्रता इकाई मोल प्रति लीटर हो, इकाई मोल प्रति लीटर हो, तो उस अपक्रिया के वेग के बराबर क्या होता है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। एकदम नॉर्मल डिफिनीशन। ठीक है, तो अब डिफिनीशन उसका हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसी तरफ किनारे की तरफ हम लोग लिख लेते हैं कि किसी अपक्रिया का किसी अपक्रिया के लिए निश्चित के लिए किसी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है तथा यह अपक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारक का सांद्रण इकाई मोल प्रति लीटर हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया डिफिनीशन। हमने कहा था, यही तो कहा कि a माइनस एक्स क्या है, अभिकारक के सांद्रण की इकाई, यानी अभिकारक यही तो था a माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो उस अपक्रिया के वेग के बराबर क्या हो जाता है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो वेग होता है, वेग बराबर होता है, जैसे अभी पहले भी हमने लिखा है कि वेग बराबर होता है के, ठीक है, के इंटू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक का सांद्रण और पूरे के पावर n, यानी जहां n क्या है, कोटि है। ठीक है,
तो कैसे इसकी इकाई ज्ञात करते हैं, कैसे क्या इसका यूनिट होता है, यही हमको ज्ञात करना है। यूनिट तो k का यूनिट बराबर हो जाएगा, यानी k की इकाई बराबर, इकाई या यूनिट आप मात्रक भी कह सकते हैं, k की इकाई बराबर वेग, वेग की इकाई, वेग की इकाई, और पूरे के अपान होगा अभिकारक, अभिकारक का सांद्रण, और के पावर n। और अब आपको ध्यान में रखना है कि अभिकारक का सांद्रण, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और वेग का मात्रा, ठीक है, ये क्या है, अभिकारक का सांद्रण। सांद्रण, और हम जानते हैं वेग की इकाई, वेग की इकाई क्या होती है, वेग की इकाई, तो वेग की इकाई हमने पहले भी आपको जब प्रूफिंग करवाया था तो बताया था कि मोल, वेग की इकाई, वेग का इकाई हम इस तरफ नहीं लिखते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं, इसका भी यूनिट इसी तरफ लिख देते हैं, उसका होता है मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेग की इकाई होती है, वेग की इकाई। सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ले जाके इस समीकरण में हम लोग रख देते हैं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ऊपर की तरफ देखिएगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ देखिएगा तो ये होगा मोल लीटर प्रति और सेकंड में प्रति। एकदम क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, इसके बाद देखिएगा नीचे आएगा, और ये आपका अभिकारक के सांद्रण की इकाई, तो मोल प्रति लीटर, तो मोल, और ये लीटर के पावर -1, और पूरे के पावर माइनस, पूरे के पावर n, और n कोटि है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा वही चीज, यही चीज दिमाग में रखिएगा, इसी चीज को हम यहां करने जाने रहे हैं अब। ठीक है, तो आप देखिएगा ऊपर वाला तो भाई वही रहने वाला है, यानी मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स। कोई प्रॉब्लम जी नहीं, इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला होगा, अगर होगा तो बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मोल लीटर इनवर्स, तो भाई किसी के पावर का मतलब उसी बार मल्टीप्लाई, यानी के पावर n, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल के पावर n और लीटर के पावर -n। अब देखिएगा ध्यान में क्या रखना है कि अगर किसी के घात नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा ले जाने पर, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाता है। तो ये आप जानते हैं गणित के नियम से, यानी मोल को मोल के साथ रखते हैं, मोल लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई आप करने वाले हैं, यानी मोल, मोल की पावर -n इंटू लीटर के पावर +n, लीटर की पावर +n। ठीक है, हम जानते हैं अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो आधार समान है तो घातें जुड़ अथवा घट जाती हैं। तो अगले लाइन से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा मोल के पावर 1 माइनस, भाई किसी की घात कुछ नहीं होता तो वहां 1 मान लेते हैं, तो 1 -n, और लीटर के पावर n-1, और सेकंड इनवर्स, यानी वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई हो गया, वेग स्थिरांक की इकाई ये हो गया। अब देखिएगा ये किसके है, जिसकी कोटि n है, यानी n कहाँ है, n क्या है, अपक्रिया की कोटि है, अपक्रिया की कोटि। ये प्रूफिंग हो गया आपका। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा मिटा है तो अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 से 2 n। तो जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई का मात्रक, यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया के, प्रथम कोटि की अपक्रिया के
वेग स्थिरांक की इकाई का मात्रक। तो हम बात करते हैं, देखिए फार्मूला आपको पता है कि मोल के पावर 1 माइनस या लीटर के पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। तो n बराबर आपको पता है क्योंकि प्रथम कोटि है, तो n बराबर 1 वैल्यू रख दीजिए। तो आपको प्रथम कोटि के लिए क्या मिल जाएगा, मोल के पावर 1-1 लीटर के पावर 1-1 और सेकंड इनवर्स। और ये किसी के 1-1 मीन्स 0 और 1-1 मीन्स 0, यानी अगर किसी की घात 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, और ये सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा। यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया का के वेग स्थिरांक की इकाई का यूनिट क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे प्रथम कोटि हमने निकाला, आप यहाँ 2 रख के सेकंड ऑर्डर निकाल सकते हैं, 3 रख के थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं सब सिमिलरली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।